Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. अस्सलाम अलैकुम। कभी सोचा है कि वो खूबसूरत कश्मीरी शाल जिसे हम इतनी मोहब्बत से देखते हैं वो सिर्फ एक फन पारा नहीं बल्कि एक बहुत ही पेचीदा एक सीक्रेट कोड हो सकता है। तो चले इसी राज को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कश्मीर के इन शाहकार फनपारों में कौन सी खुफिया ज़बान छुपी हुई है। देखें, सदियों से कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में लग्जरी की निशानी समझे जाते हैं, लेकिन इनकी जो असल क्वालिटी है, जो खूबसूरती है, उसके पीछे एक पूरा पोशीदा निज़ाम है, एक तरह के कोडेड स्क्रिप्ट्स का निज़ाम। ये स्क्रिप्ट्स आप समझें कि उन फनपारों का डीएनए है। यही वो चीज़ है जो नस्ल दर नस्ल उनकी टेक्निक को जिंदा रखती है और कारीगरों के इस कीमती इल्म की हिफाजत करती है। अच्छा, तो ये इतना बेहतरीन निज़ाम शुरू कैसे हुआ? इसकी बुनियादें रखी गईं सदियों पहले शाही सरपरस्ती के जरिए। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे ये सब मुमकिन हुआ। 15वीं सदी में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ईरान से माहिर कारीगर लाए। फिर 16वीं और 17वीं सदी में मुगल बादशाह, खास तौर पर अकबर ने कश्मीरी शालों को तो लग्जरी की इंतहा तक पहुंचा दिया। इसी दौर में कारपेट इंडस्ट्री को भी नई जिंदगी मिली। तो मतलब ये कि शाही सरपरस्ती और कल्चरल एक्सचेंज ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां ये कमाल का हुनर फल फूल सके। चले अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प स्क्रिप्ट की, वो स्क्रिप्ट जो कश्मीर के मशहूर ज़माना कालीनों और कानी शालों के दिल में बसता है। इसे आप लूम यानी खड्डी के लिए एक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लें, एक ऐसा खुफिया कोड जिसे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वादी के बुनकर ही समझ सकते हैं। अब इस कोड की खूबसूरती उसकी सादगी में है। हर यूनिट में 2 चीजें होती हैं। पहला सिंबल बताता है कि कौन से रंग का धागा इस्तेमाल करना है और दूसरा सिंबल बताता है कि उस रंग से कितनी गिराहें या नॉट्स लगानी है, यानी एक एक टाँका। सब कुछ पहले से प्लान्ड और लिखा हुआ होता है। कमाल है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये तालीम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं थी, ये तो दरअसल एक तरह का पुराने जमाने का कॉपीराइट था। एक ऐसा तरीका जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाता था कि इन शाहकार डिजाइन्स को कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। और ये कोड या स्क्रिप्ट का आइडिया सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं है, कश्मीर के दूसरे फनून में भी ऐसे ही सख्त स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ख़त्म बंद को ले लें। ये लकड़ी के काम का एक ऐसा फन है जहाँ स्क्रिप्ट खुद लकड़ी के टुकड़ों के अंदर ही है। इसे बंदिश कहते हैं। इसमें जियोमेट्री के हिसाब से काटे गए लकड़ी के टुकड़ों को इतनी परफेक्शन से जोड़ा जाता है कि ना किसी कील की ज़रूरत पड़ती है ना गूंद की। और ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये कश्मीर जैसे ज़िलज़लों वाले इलाके में इमारतों को आइसोलेशन और लचक भी फराहम करता है। और फिर है पेपर माशी। इसका स्क्रिप्ट तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है सख्त साजी, यानी इस चीज़ का ढांचा या जिस्म तैयार करना, और दूसरा है नक्काशी, यानी इस पर खूबसूरत पेंटिंग करना जो इसकी रूह है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि अक्सर सारी तवज्जो और पैसा नक्काशी करने वाले फनकार को मिलता है, जबकि वो कारीगर जिसने इसका जिस्म बनाया उसकी मेहनत को वो अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन आज ये सारा कोडेड वर्सा एक बहुत बड़े मॉडर्न चैलेंज का सामना कर रहा है और इसे बचाने के लिए अब एक नए किस्म के स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। मसला ये है कि मार्केट सस्ती मशीन से बनी नकली चीज़ों से भरी पड़ी है। कारीगरों को उनके काम का सही मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए वो ये काम छोड़ रहे हैं और नई नस्ल भी दूसरे प्रोफेशंस की तरफ जा रही है। ये सारे मसाइल मिलकर सदियों के इस इल्म को ख़त्म करने के दर पे हैं। तो इससे निमटने के लिए एक नया लीगल स्क्रिप्ट सामने आया है जिसे कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग। ये एक तरह की कानूनी मोहर है जो इस बात की गारंटी देती है कि ये प्रोडक्ट असली है और इसी खास इलाके में बनी है। ये ग्लोबल मार्केट में इसकी पहचान की हिफाजत करती है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि कश्मीर की किन खास दस्तकारियों को ये तहफ़्फ़ुज़ मिला है। कश्मीर पश्मीना, कानी शॉल जिसमें तालीम का कोड इस्तेमाल होता है, पेपर माशी और अखरोट की लकड़ी पर नक्शो निगारी। तो हो ये रहा है कि जो पुराने खुफिया कोड्स थे अब उन्हें कानूनी शक्ल देकर दुनिया भर में क्वालिटी की गारंटी बनाया जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नए कानूनी कोड्स उन पुराने खुफिया कोड्स को बचाने के लिए काफ़ी होंगे? इस पूरे विरसे का मुस्तकबिल अब इसी बात पर मुनहसर है
کہ ہم انوویشن جیسے کہ پروڈکٹس کے لیے ڈیجیٹل پاسپورٹ اور اس قدیم علم کے تحفظ کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں ان لازوال اسکرپٹس کی طاقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔